नमस्कार भाइयों एवं बहनों, शुक्ला एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम साहित्य इतिहास लेखन परंपरा देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे साहित्यकार और उनके ग्रंथों को अभी तक हम देख चुके हैं। आइए एक महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ और लेकर के आए हैं, जो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। किसने लिखा है इस ग्रंथ को? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका वैज्ञानिक इतिहास जो है, इसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यूपीटीजीटी में, सुपर टेट में, टीईटी में पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है, तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा है। इसके कितने भाग किए गए? 2 भाग किए गए। प्रथम भाग जो है का प्रकाशन 1964 में हुआ और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1965 में हुआ। इसकी पद्धति क्या है लेखन की? इसकी पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति, और सुमन राजे ने इन्हें वैज्ञानिक पद्धति का अनुसंधाता एवं प्रथम प्रयोक्ता माना है। ठीक है। आचार्य शुक्ल द्वारा प्रतिपादित ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करने का एक सार्थक प्रयास इस ग्रंथ के माध्यम से किया गया है। कहने का तात्पर्य, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा 1929 में, उस इतिहास ग्रंथ को प्रतिपादित ढांचे में उस इतिहास ग्रंथ के प्रतिपादित ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन, कहने का मतलब इन्होंने परिवर्तन करने का एक सार्थक प्रयास किया। इन्होंने इस ग्रंथ के माध्यम से किया है। किसके माध्यम से? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के माध्यम से किया है। अब संपूर्ण साहित्य को 3 कालों में विभक्त किया गया। कितने कालों में विभक्त किया गया? 3 कालों में विभक्त किया गया। प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसमें साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करते हुए उसके आलोक में हिंदी साहित्य की नूतन व्याख्या प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है। अर्थात संपूर्ण इतिहास के 3 भाग किए गए। कौन कौन से? प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अर्थात ये हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा, इसको इन्होंने 3 भागों में बांटा या 3 कालों में बांटा। कौन कौन से? प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसमें साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों की, साहित्य इतिहास यानी साहित्य के इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करते हुए उसके आलोक में हिंदी साहित्य की नूतन व्याख्या यानी नवीन व्याख्या प्रस्तुत करने की चेष्टा इन्होंने की है। ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। अगला साहित्यकार है डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल। ये दोनों लोग मिलकर के, इसमें नगेंद्र जी जो है इस ग्रंथ के, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के, इन्होंने संपादन किया इसका। और इसका जो है ये इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 1973 में। डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में 26 विद्वानों के सहयोग से विशद ग्रंथ रचा गया। कहने का मतलब डॉक्टर नगेंद्र इसके संपादन करता थे और 26 विद्वानों के सहयोग से, उसमें 26 विद्वानों ने सहयोग किया इस विशद ग्रंथ को लिखने में। ठीक है। इतने विद्वानों के कारण, चूंकि 26 विद्वान थे, इतने विद्वानों के कारण एक ऐतिहासिक दृष्टि संपूर्ण ग्रंथ में आद्योपांत नहीं हो पाई है। ठीक है। किंतु फिर भी प्रत्येक काल व उससे जुड़े रचनाकारों पर सरल भाषा में अपेक्षाकृत अधिक प्रामाणिक व व्यवस्थित सामग्री के कारण यह विद्यार्थियों में विशेष रूप से प्रचलित है। चूँकि इसमें 26 विद्वान थे इसके लेखन कार्य में, इस दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से यह संपूर्ण ग्रंथ आद्योपांत नहीं हो पाया है। किंतु फिर भी उसके बाद भी प्रत्येक काल व उसके जुड़े रचनाकारों पर, प्रत्येक काल कहने का मतलब चाहे वो आदिकाल हो, चाहे भक्ति काल हो, चाहे रीतिकाल हो, चाहे आधुनिक काल हो, प्रत्येक काल व उससे जुड़े
या उनसे जुड़े रचनाकारों पर सरल भाषा में, सबसे विशेष बात क्या है इस ग्रंथ की, कि सरल भाषा में अपेक्षाकृत अधिक प्रमाणित व व्यवस्थित सामग्री, सबसे ज़्यादा प्रमाणित और व्यवस्थित सामग्री के कारण यह विद्यार्थियों में विशेष रूप से प्रचलित है। जो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हैं उनमें डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल द्वारा रचित जो इतिहास ग्रंथ है, ये वो हर व्यक्ति, वह हर विद्यार्थी जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और जो क्या कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसकी भी हिंदी से रिलेटेड जो तैयारी कर रहा है विशद रूप से, उसके पास नगेंद्र और हरदयाल की बुक आप देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल की बुक आप देखेंगे। ठीक है, तो वही बता रहा, चूँकि ये बहुत सरल भाषा में है और इसमें बहुत ज़्यादा सामग्री का प्रयोग किया गया है, रचना और रचनाकारों का, इसलिए हर विद्यार्थी के पास ये होना ज़रूरी भी है और अच्छी पुस्तक है, इसे पढ़ना भी चाहिए। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास में इस पुस्तक का बहुत ही महत्व बताया गया है। तो रामस्वरूप महत्व क्यों है? क्योंकि ये सरल भाषा में है, सरल भाषा में लिखा गया है, जो विद्यार्थी पढ़ेंगे उसको समझ में आएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी के बारे में। ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये तिथि 1984 में इसकी तिथि है, मतलब प्रकाशन तिथि क्या है, 1984 है रामस्वरूप चतुर्वेदी की। साहित्य इतिहास लेखन के लिए जब इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लेखन के लिए इन्हें जो है व्यास सम्मान, कौन सा सम्मान, व्यास सम्मान सहित कई पुरस्कार और बहुत से सारे पुरस्कार प्राप्त करने वाला यह ग्रंथ अपनी लोकप्रियता और आकर्षण में अद्वितीय है। क्या है? अद्वितीय है। रामस्वरूप चतुर्वेदी मूलतः आचार्य शुक्ल की दृष्टि से प्रभावित हैं, फिर भी उन्होंने शुक्ल जी के युगीन दृष्टिकोण और द्विवेदी जी के परंपरावादी दृष्टिकोण में परस्पर संबंध बनाते हुए लिखा है। शुक्ल जी की बहुत सी स्थापनाओं को स्थापित करने के प्रयास से भी उनकी मौलिक छरित नहीं होती। शुक्ल जी की परंपरा को गंभीरता से पुनर्परिभाषित किया है। कहने का तात्पर्य ये शुक्ल जी से बहुत प्रभावित थे और शुक्ल जी की परंपरा को इन्होंने बहुत ही गंभीरता के साथ अपने इस ग्रंथ, कौन से ग्रंथ, हिंदी साहित्य का, ये हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में बहुत ही गंभीरता से पुनर्परिभाषित किया है। भाषा और साहित्य के गहरे संबंधों की खोज उनकी प्रमुख विशेषता है। क्या है? प्रमुख विशेषता है। भाषिक प्रवृत्तियों की गहरी समीक्षा से साहित्यिक परंपराओं के संदर्भ व्याख्यायित किए गए हैं। कहने का तात्पर्य हिंदी साहित्य के इतिहास में या इतिहास को पढ़ने के लिए हम लोगों के पास हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तैयारी में। इसमें कथन बहुत दिए गए हैं, इसमें परिभाषाएं बहुत दी गई हैं। इसको मतलब जो आपके कथन से जो है गलत होते हैं, जो परिभाषाओं से प्रश्न गलत होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने की मिलेगी। बहुत ज़्यादा पेजों में नहीं है पुस्तक, ठीक है, तो आप इसको भी लेकर के पढ़ सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।